Hello everyone, hope you all are doing good. See, this is part 4 of Assam Geography Last Minute Revision Series. हमने पार्ट 3, पार्ट 2 पर हमने बराक रिवर सिस्टम्स, देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड पार्ट 1 पर हमने देखा था लोकेशन ऑफ आसाम बाउंड्रीज एंड फिर नेशनल पार्क्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनमें डिफरेंस क्या है एंड कैसे डिक्लेयर होते हैं. राइट, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को लेके. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से एक्ट के अंदर नोटिफाइड होते हैं. तो आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर होगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट, फिर होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो आपको ये याद रखना है कि नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. फिर नेशनल पार्क भी हमारा क्या होता है, नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क दोनों एक ही एक्ट के अंदर नोटिफाई होते हैं. सो अब हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, इनमें क्या है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. एंड यही कॉन्करेंट लिस्ट पर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. सो जब कोई चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट पर होता है तब क्या होते हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट इस पर लॉ बना सकते हैं. दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं. सो बाय स्टेट एंड सेंटर दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर कर सकते हैं. एग्जैक्टली नेशनल पार्क को भी सेंटर एंड स्टेट ही डिक्लेयर कर सकते हैं. यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे जो यूनियन टेरिटरी है, राइट, यूनियन टेरिटरी को सिर्फ सेंटर ही डिक्लेयर कर सकता है. अब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, राइट, फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन को अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर ए पार्टिकुलर स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन नेशनल पार्क को हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ या मल्टीपल इकोसिस्टम्स को, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं. सो यहाँ पर क्या है, पार्टिकुलर स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं. सच एरिया इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस, राइट. लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट नेसेसरी फॉर एनी पार्टिकुलर स्पीशीज़. ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है. फिर क्या है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है नेशनल पार्क्स. ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर परमिटेड है, लेकिन नेशनल पार्क पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क पर मूव करते हैं तब रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, तब रेस्ट्रिक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं. दैट मीन्स नेशनल पार्क पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन है ह्यूमन इंटरफेरेंस प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़. फिर है हमारा टूरिज़म्स यहाँ पर भी अलाउड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर, एंड टूरिज़म्स नेशनल पार्क भी अलाउड है. अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को. बायोस्फीयर रिजर्व्स नोटिफाइड एज पर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. यूनेस्को के एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. इसके अंदर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया जाता है, राइट. लेकिन इंडिया पर क्या होता है, सिर्फ सेंटर ही नोटिफाई कर सकते हैं किसी भी रीजन्स को, किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ पर स्टेट नहीं कर सकता है, ये आप ध्यान में रखिए. बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे नहीं है कि किसी भी पार्टिकुलर स्पीशीज़ को या ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स एक ऐसे रीजन है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं, जिसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, बर्ड सेंचुरी हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स भी हो सकते हैं. सो ये एक बिग रीजन है. फिर मल्टीपल इकोसिस्टम्स भी हो सकते हैं. ओके, फिर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोकल कम्युनिटी का भी हेल्प लेते हैं, उनका भी एफर्ट्स से हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं. क्यों, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स, राइट. फिर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं. एक है कोर, बफर एंड ट्रांजिशन. इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितना है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंड इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट पर है. ये वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट क्या है, एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सा है, ये हम आगे देखेंगे.
अब हम डिस्कस करते हैं टाइगर रिजर्व्स को। राइट, टाइगर रिजर्व्स क्यों बनाया जाता है? टाइगर रिजर्व्स टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। सो टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए कोर टाइगर हैबिटेट विच वुड बी मैनेज्ड एज एन इनवायोलेट एरिया। राइट, सी ये एक है टाइगर रिजर्व। राइट, टाइगर रिजर्व्स की ये जो कोर रीजन है, राइट, इसको क्या होता है, इसको इनवायोलेट रखा जाता है, वुड बी मैनेज्ड एज एन इनवायोलेट एरिया। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना है, इस रीजन का नाम है बफर जोन एंड इस रीजन का नाम है कोर जोन। ये जो कोर जोन है टाइगर रिजर्व्स का, राइट, इसको क्या प्रोवाइड किया? लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क प्रोवाइड किया। मैं एक यहाँ पर क्लियर ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ आएगा। वेट, ये रहा फॉर एग्जांपल हमारा टाइगर रिजर्व्स, ओके, एंड ये है हमारा टाइगर रिजर्व्स के कोर जोन। ये जो कोर जोन है, राइट, इसको लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड किया। जब हम लीगल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं तब इसको क्या मिल जाता है? प्रोटेक्टेड स्टेटस मिल जाता है। एंड किसी भी रीजन को अगर प्रोटेक्टेड स्टेटस मिल जाता है तो इस पर क्या हो जाता है? बहुत से चीज़ें बैन हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन इंटरफेरेंस, फिर जो भी एक्टिविटीज़ है इस रीजन के अंदर क्या होता है? बैन हो जाते हैं। इसको इनवायोलेट रीजन रखते हैं। फिर हम देखते हैं दीज हैबिटेट्स आर डेजिग्नेटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत याद रखना है, दीज हैबिटेट्स आर डेजिग्नेटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स, ये तीनों किसके अंदर डेजिग्नेट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डेजिग्नेट है। फिर क्या है? The National Tiger Conservation Authority is in the charge of tiger reserves in India। जो टाइगर रिजर्व्स है इनका चार्ज किसके अंडर है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राइट, ये आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, एज पर द रिपोर्ट्स अराउंड 80% ऑफ टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। अगर 80% टाइगर्स इंडिया पर ही पाए जाते हैं, दैट मीन्स टाइगर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है एंड ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करें। ओके, फिर क्या है? टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड बाय एनटीसीए कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 2 कंपोनेंट्स। जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, एक क्या है? कोर एरिया एंड दूसरा है बफर एरिया। कोर एरिया क्या होता है? लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क्स। जैसे द कोर एरिया हैव द लीगल स्टेटस ऑफ ए नेशनल पार्क और ए सेंचुरी, एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा इज फॉलोड इन द कोर एरिया। टाइगर को यहाँ पर सिर्फ टाइगर ही रहते हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस भी यहाँ पर अलाउड नहीं है एंड कोई भी अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग हो सकता है। राइट, फिर है बफर एरिया। बफर एरिया जो है हमारा, ये रीजन मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड एज ए मल्टीपल यूज एरिया। इसको मल्टीपल यूज़ करते हैं एंड इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा इज़ फॉलोड इन द बफर जोन। कैसे? सी, ये जो रीजन है, राइट, ये पूरा फॉर एग्जांपल एक टाइगर रिजर्व से, ये जो कोर एरिया है, इस कोर एरिया को क्या दिया गया? लीगल स्टेटस दिया गया एंड यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के एजेंडा यहाँ पर फॉलो किया जाता है। एंड ये जो बफर रीजन है, राइट, इन बफर रीजन को मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, आप रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप फिशिंग कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट भी कर सकते हैं एट ए लिमिटेड एक्सटेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर। अब टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 टू प्रोटेक्ट टाइगर। राइट, तो ये 1973 पर लॉन्च हुआ है। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर, ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये आते हैं? ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री। फिर आपको दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी याद रखना है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको याद रखना है। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेट प्लस सेंटर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैनेज करना। सी,
इकोनॉमी हो या सोशल जस्टिस हो, जितने भी हमारा स्कीम्स है राइट, जो मेजर स्कीम्स है, इनमें से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते कि ये स्कीम्स सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो जब भी आप कोई भी स्कीम्स पढ़े, कोई भी इनिशिएटिव पढ़े, आपको ये ध्यान में रखिएगा, यानी आपको ये अच्छे से याद करिएगा कि ये कौन से स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर्स पर क्या होता है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ग्रांट्स राइट, एंड यहाँ पर क्या होता है, बहुत सेंटर एंड स्टेट दोनों प्रोवाइड करते हैं। सो NTCA ओवरसीज प्रोजेक्ट टाइगर एग्जीक्यूशन राइट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास ये पावर दिया गया है राइट, कि प्रोजेक्ट टाइगर को एग्जीक्यूट कैसे करें। फिर हमारा क्या आता है, टाइगर रिजर्व्स इन आसाम। आसाम में कितना टाइगर रिजर्व्स है, आसाम में कितना है, आसाम में 4 टाइगर रिजर्व्स है। कौन कौन सा, मानस टाइगर रिजर्व्स, ओरांग टाइगर रिजर्व्स, नामेरी टाइगर रिजर्व्स एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व्स। अब आप कमेंट पर ये मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा, ओरांग, मानस, नामेरी, काजीरंगा, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व्स लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है राइट, ये आप मुझे कमेंट पर बताइए। इनको याद रखने के लिए, जैसे मैंने नेशनल पार्क के वीडियो पर मैंने कहा था कि हम नेशनल पार्क को क्रोनोलॉजिकली कैसे याद रखें, आर मॉन्क DSP, ये एक ट्रिक्स है। जैसे आर से राम इज़ ए मॉन्क एंड ऑल्सो अ DSP। सो ये जो मॉन्क है राइट, ये मॉन्क हमारा क्या है, टाइगर रिजर्व्स। M से क्या होगा, मानस टाइगर रिजर्व्स, और से औरंग टाइगर रिजर्व्स, N से नामेरी टाइगर रिजर्व्स, एंड K से काजीरंगा टाइगर रिजर्व्स। सो आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं, ये रहा मानस, ये रहा औरंग, ये रहा नामेरी एंड ये रहा काजीरंगा। क्रोनोलॉजिकली आप वेस्ट टू ईस्ट पर आप ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। एंड क्रोनोलॉजी जो वर्ड है ये APSC का फेवरेट है, हिस्ट्री में हो या इकोनॉमी में हो या एनवायरनमेंट पर हो, इनमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस वो क्रोनोलॉजिकली पूछते हैं। जैसे हिस्ट्री में ऐसे पूछते हैं कि 3-4 किंग्स का नाम दे दिया, तो आप बोलेंगे कि ईयर वाइज इनको आप क्रोनोलॉजिकली रखिए। ओके, जैसे प्रीवियस ईयर में आए थे, हमने डिस्कस किया था PYQ एनालिसिस पर। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिटेल में। जैसे मैंने पहले बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होगा, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स भी हो सकते हैं। सो कैन कंटेन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर प्रोटेक्शन ऑफ बोथ टेरिस्ट्रियल एंड मेराइन इकोसिस्टम एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक बायोस्फीयर के अंदर ये सब हो सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे, देयर आर करेंटली 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 134 कंट्रीज। 134 कंट्रीज में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, 738, इंक्लूडिंग 22 ट्रांसबाउंड्री साइट्स राइट। ट्रांसबाउंड्री साइट क्या है, 2 या 3 कंट्री पर लोकेटेड है। ओके, दैट बिलोंग टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है हमारा द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1979। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है राइट। फैक्ट्स जो है ना, फैक्ट्स को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है राइट, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम फैक्ट से ही आते हैं, ऐसे टाइप के टॉपिक्स से। जैसे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें फैक्ट्स भी याद रखना है। फिर इंडिया पर क्या है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पर मैप पर लोकेटेड है। 18 गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमाला, नीलगिरी, फिर हमारा शेषाचलम, शिमलीपाल, सुंदरबन, तो आप ये मैप पर देख सकते हैं। एंड इनमें से क्या है, 12 इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अभी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के वर्ल्ड नेटवर्क, ये क्या है, इंटरेक्टिव नेटवर्क ऑफ द साइट ऑफ एक्सीलेंस। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स साइट ऑफ एक्सीलेंस है राइट, इनमें हाई एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल रिच इन डाइवर्सिटी है। ओके, तो ये क्या करते हैं, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स दूसरे इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनेशनली कनेक्टेड रहते हैं। एंड इनमें क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉलेज शेयरिंग, पॉवर्टी रिडक्शन, इनमें कोलैबोरेशन होते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है, इसका बहुत से और रूल है राइट। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं मानस एंड डिब्रू सैखोवा, जो हमारा आसाम का है। सो ए बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ 3 जोन, जैसे मैंने कहा था, एक है कोर एरिया, एक है बफर जोन, एक है ट्रांजिशन जोन। ये आप यहाँ पर डायग्राम पर देख सकते हैं राइट। ये है हमारा कोर जोन। कोर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग है राइट,
कुछ भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है। बाफर पर क्या है, बाफर पर रिसर्च आप कर सकते हो, फिर हम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, लिमिटेड एक्सटेंट पर ह्यूमन सेटलमेंट भी कर सकते हो, एंड क्या है आप यहाँ पर टूरिज़्म भी कर सकते हो, बट ये लिमिटेड एक्सटेंट पर है। ट्रांजिशन जोन पर आपका क्या है, आप लार्ज एक्सटेंट तक आप क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, टूरिज़म्स ऐसे जो है वो लार्ज है। जैसे हम जब बफर से ट्रांजिशन जाएंगे तो रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है और कम होता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप खुद पढ़ लेना। जैसे इट इज़ ए कोर एरिया है, इट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फिर क्या है हमारा असम में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व से, दो है, एक है मानस एंड दूसरा है दिब्रू सैखोवा। कहाँ पर, ये रहा मानस एंड ये रहा दिब्रू सैखोवा, राइट, मानस एंड दिब्रू सैखोवा।